हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी कि सर आप यूनिट्स जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट करवाइए। तो मैंने काफ़ी चैप्टर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के पहले करा रखे हैं, वो आप जाके चेकआउट कर ले पहले। और आज हम जो शुरुआत करने वाले वो करने वाले यूनिट 6 की। ठीक है, तो पहले हम यूनिट 6 को आज डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 6 आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री। और इसमें आपका कौन सा आइसोमेरिज्म एक इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे आज। देखो ध्यान से देखना है और आपको वीडियो को क्वालिटी थोड़ा हाई कर लेनी क्योंकि पीडीएफ थोड़ा क्लियर नहीं आई है। तो आइसोमेरिज्म क्या है, समाप्त देखते हैं। दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समाप्त होते हैं। ठीक है, जिनके अणुसूत्र क्या समान होते हैं परंतु उनके भौतिक और रासायनिक गुण, ठीक है याद रखना, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं, समायोगी कहलाते हैं, आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। और ये घटना समायोगिता कहलाती है, मतलब आइसोमेरिज्म कहलाती है। अब क्या समझते हैं, संरचना आपकी दो प्रकार की होती है, मतलब आइसोमेरिज्म आपकी दो प्रकार की होती है। पहली तो होती है आपकी संरचनात्मक समायोगिता, ठीक है, जो आपकी संरचनात्मक होगी। और दूसरी आपकी, ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं। दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं। ध्यान रखना, संरचनात्मक और अणुसूत्र की बात करेंगे, परंतु उनके जो आपके संरचना सूत्र भिन्न होते हैं। ठीक है, आपके क्या होगा, संरचनात्मक समायोगिता में अणुसूत्र आपके सेम होंगे लेकिन जो उसकी संरचना होगी वो भिन्न होगी, अलग होगी। तो वो क्या संरचना समायोगी कहलाते हैं। और ये घटना संरचनात्मक समायोगिता कहलाती है। ठीक है, संरचनात्मक समायोगिता आपकी निम्न दो प्रकार की होती है। ठीक है, डिस्कस करते हैं। एक तो होती है चेन आइसोमेरिज्म, इसको बोलते हैं श्रृंखला समायोगिता। तो श्रृंखला समायोगिता की काफ़ी बार डेफिनेशन पूछी जाती है और आपकी संरचनात्मक समायोगिता की काफ़ी बार डेफिनेशन पूछी जाती है। ठीक है, तो बे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनकी कार्बनिक श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनकी कार्बनिक श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती है, श्रृंखला समायोगी या घटना श्रृंखला समायोगिता कहलाती है। ठीक है, जैसा हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक तो एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, आप एग्जाम में करके आए तो एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे C4H10 है कि दो श्रृंखला समायोगी बन सकते हैं। देखो, एक तो ब्यूटेन है, ब्यूटेन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एन ब्यूटेन मतलब सीधी श्रृंखला, और आइसोब्यूटेन एक टेढ़ी श्रृंखला, मतलब देखो CH3 कितना हो गया, 6H हो गए, नमाइए 10H हो गए। यहाँ भी आप हाइड्रोजन गिनोगे तो 3 2 5 और 3 2 5 10 है, लेकिन दोनों में क्या है, श्रृंखला चेंज है। फिर आपकी स्थान समायोगिता जिसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये समायोगिता प्रतिस्थापित परमाणु या समूह या बॉन्ड या डबल ट्रिपल बॉन्ड की इस स्थिति में भिन्नता के कारण होती है। मतलब हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स पर सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड पर होती है या ट्रिपल बॉन्ड पर। ठीक है, स्थिति में भिन्नता के कारण होती है तथा इसमें कार्बन श्रृंखला समान होती है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, कार्बन श्रृंखला समान रहती है। जैसे आपको देखो ब्यूटेन 1 कैसे लिखा हमने, आप देखो पहले देखो यहाँ से हम गणना करना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें पहले नंबर पर क्या है, डबल बॉन्ड लगा दिया है। यहाँ पर हमने दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड लगा दिया, तो ये हो गया 2 ब्यूटेन, ये हो गया 1 ब्यूटेन। ठीक है, आगे देखो, फिर आपकी आती है थर्ड क्रियात्मक समायोगिता, इसको बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो बे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है आपका, परंतु उनके फंक्शनल ग्रुप, देखो फंक्शन आइसोमेरिज्म, तो उनके फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, भिन्नता पाई जाती है। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में ये घटना क्रियात्मक समायोगिता कहलाती है। जैसे देखेंगे C4H10O के दो क्रियात्मक समायोगी होते हैं। तो जिसने 1 ब्यूटेनॉल बना लिया, देखो O लगाया तो ऑल आ जाएगा, तो 1 ब्यूटेनॉल आ गया आपका, CH2OH आ गया यहाँ पे देखो, और यहाँ पे हमने क्या है कि O को बीच में ले लिया तो बनेगा डाई इथाइल ईथर। तो हम क्या किया, हमने इसकी जो फंक्शनल थी वो चेंज कर दी। फोर्थ नंबर आता है मध्यवर्ती, इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह के बहुसंयोजक परमाणु के दोनों ओर एल्किल ग्रुप की प्रकृति में भिन्नता होती है, मध्यवर्ती, और ये घटना मध्यवर्ती कहलाती है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं C4H10O को, इथाइल को। ठीक है, देखो C2H5O और C2H5, तो ये तो हो गया डाई इथाइल ईथर, और CH3O C3H7 ये हो गया आपका मिथाइल प्रोपेल ईथर। थर्ड आपका CH3O CH3 2 ये बन गया मिथाइल आइसोप्रोपिल ईथर। ठीक है, नंबर 5 मैंने इसको इंपॉर्टेंट लिख रखा है, चलाया हुआ था, इसको बोलता हूँ टोटोमेरिज्म। ठीक है, ये आपकी काफ़ी बार इसकी परिभाषा काफ़ी बार पूछी जाती है। तो ये एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समूह समायोगिता है जिसमें एक यौगिक दो रूपों में साम्य में मिश्रण होता है, तब ये दोनों रूप H एटम मतलब हाइड्रोजन एटम के एक बहुसंयोजक परमाणु से दूसरे बहुसंयोजक परमाणु पर स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होते हैं।
इस प्रकार वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु एवं बहुसंयोजक परमाणु से हाइड्रोजन प्लस मतलब H आयन के रूप में निकलकर दूसरे बहुसंयोजक परमाणु पर चलायमान हो जाता है, चलायवी, और ये घटना चलायवता कहलाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान से तैयार करना, ये इंपॉर्टेंट आपकी पूछी जाती है। इसका एग्जाम्पल आप कोई सा भी डाल सकते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल इसका बहुत सस्ता वाला लिया है। ठीक है, ये मैंने लिया हाइड्रोसाइनिक एसिड 2 रूपों में पाया जाता है, तो HC111N, और इसको देखते हैं ये रिवर्सिबल क्रिया होती है। ठीक है, दोनों तरफ साइन कौन सा रिवर्सिबल दिखाता है, क्योंकि दोनों तरफ से क्रिया हो जाती है। HN111C। फिर नाइट्रो ईथेन 2 चलायवी मिश्रण में पाया जाता है, तो इसकी चाहो तो आप ये रिएक्शन भी दे सकते हैं, चाहे तो ये रिएक्शन दे सकते हैं, तो ऊपर वाली आप दे देना काफ़ी है। ठीक है, इवे डिफरेंस बिटवीन टोटोमेरिज्म और रेजोनेंस। ठीक है, इसमें क्या है, चलायवता में और अनुनाद में, इन दोनों में काफ़ी बार पूछा गया आपके बीएससी में फर्स्ट सेमेस्टर में, तो इसको आप अच्छे तैयार कर लेना, क्योंकि सब पॉइंट्स भी लिखने को आ जाते हैं और आपका लॉन्ग में ही पूछ लिया जाता है, नहीं शॉर्ट में आएगा। ठीक है, और बड़े शॉर्ट में इसकी परिभाषा आ जाती है। तो फर्स्ट है कि जब किसी मूलक या आयन को 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो इन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, आरएस, तथा इस क्रिया को रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कह सकते हैं या इस क्रिया को रेजोनेंस कहते हैं। अनुनाद में देखो, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन एटम एक बहुसंयोजक परमाणु से हाइड्रोजन आयन के रूप में निकलकर दूसरे परमाणु पर चलायमान हो जाता है, चलायवी, और ये प्रोसेस जो है आपकी वो चलायवता कहलाती है। अनुनाद एक सैद्धांतिक घटना है। ठीक है, इतने पॉइंट आपके काफ़ी हैं शॉर्ट में। फिर है त्रिविम संयुक्त, इसको बोलते हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ठीक, तो बे कंपाउंड जिनके अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र संरचना सूत्र समान होते हैं, परंतु त्रिविम परमाणुओं या समूहों की व्यवस्था, त्रिविम समझ रहे आप, स्टेरियो मतलब त्रिविम परमाणुओं की समूह की व्यवस्था भिन्न होती है, त्रिविम संयुक्त कहलाते हैं, और ये घटना आपकी त्रिविम संयुक्त कहलाती है। फिर आपका त्रिविम संयुक्त 2 प्रकार की होती है। ठीक है, ये होती है ज्योमेट्रिकल, ठीक है, और इसको जूम कर दो। ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं फर्स्ट आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है ये समरूपता उन कंपाउंड्स में पाई जाती है जिनमें डबल बॉन्ड 2 कार्बन एटम के बीच में, 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में, या कार्बन व नाइट्रोजन के बीच में उपस्थित होता है। ठीक है, ध्यान रखना, कार्बन एटम के बीच में, आपको 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में, या फिर कार्बन नाइट्रोजन बीच में उपस्थित होता है, और डबल बॉन्डेड एटम 2 भिन्न समूह परमाणु से जुड़ा होता है। जब 2 कार्बन एटम या नाइट्रोजन एटम एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, तो ये फ्री रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, फ्री रोटेशन मतलब जब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो आप इधर या उधर लगा सकते हैं, परंतु यदि ये परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो ये फ्री रोटेशन नहीं कर सकते हैं, और दोनों कार्बन एटम के चतुष्फलक के निश्चित बिंदु पर परमाणु समूह की विभिन्न व्यवस्थाएं होती हैं। एग्जाम्पल लेंगे जैसे C2, A2, V2, हमने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया XYZ। अणुसूत्र वाले कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। देखो हमने क्या किया यहाँ पे, C11C, हमने VV लगा दी, A लगा दी। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल व्यवस्था हमने भंग कर दी। यहाँ पे हमने A को इधर लिया, V को इधर लिया, मतलब इसका अपोजिट कर दिया। ठीक है, हमने एक को चेंज कर दिया, तो हमने इसकी क्या कर दिया, ज्योमेट्रिकल व्यवस्था चेंज कर दी। इसको बोलते हैं सिस, ठीक, इस वाली को, और इसको बोलते हैं ट्रांस। ठीक है, इस प्रकार बे कार्बनिक यौगिक जिनमें C11N आदि से जुड़े परमाणु या समूहों की ज्योमेट्रिकल व्यवस्था में भिन्नता होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाते हैं, और ये घटना क्या कहलाती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्सिज्म कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाइड्रोसाइनिक एसिड 2 रूपों में पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल दे देंगे हाइड्रोसाइनिक एसिड का, नहीं ये तो आपका वही फॉर्म आ गया, आगे देखते हैं, ये आपका। ठीक है, इस प्रकार ये समरूपता एल्कीन में पाई जाती है। ठीक है, किसमें, एल्कीन पाई जाती है। बे ज्यामितीय समरूपी जिनमें C11C के समान सिरे पर समान एटम या ग्रुप उपस्थित होते हैं सिस आइसोमर कहे जाते हैं, मतलब जो दोनों तरफ से सेम होते हैं, और सिस सेम साइड मतलब। और वे ज्योमेट्रिकल आइसोमर जिनमें C11C के विपरीत दिशा में सभी एटम या ग्रुप उपस्थित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांस आइसोमर कहते हैं। ट्रांस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन होगा, ये इधर B है तो इधर A है। एग्जाम्पल आपको हो जाएगा, जैसे मैलिक एसिड ले लेंगे एंड फ्यूमेरिक एसिड ले लेंगे, एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, और इनका जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है वो C4H4O4 होता है, परंतु इनके अधिकांश केमिकल कैरेक्टर्स और फिजिकल कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं। इनका कारण है कि इनमें C11C जुड़े एटम या ग्रुप्स की स्टीरियो व्यवस्था भिन्न होती है। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड लिया है, चेंज कितना है कि यहाँ पे व्यवस्था देखो सेम है। ठीक है, सेम साइड है जो कि सिस फॉर्म में है, और दूसरा साइड देखो तो यहाँ पे COOH की साइड है, HCOOH की साइड है, तो ये हमारी होगी किसने, ट्रांसफॉर्म, ये होगी सिस फॉर्म।
है। तो इसके एग्जाम्पल बहुत बेस्ट है, आप यही एग्जाम्पल इसको देखे आना। अब देखें कि कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमेरिज्म के लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या क्या कंडीशन हमारी हो सकती हैं। पहला है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहला है मॉलिक्यूल में बॉन्ड के चारों ओर फ्री रोटेशन नहीं होना चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड होगा तो फ्री रोटेशन होगी। प्रत्येक कार्बन एटम से जुड़े दोनों प्रतिस्थापी भिन्न होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है, उसको डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं, ज्यामितीय समायोजन को निम्न विधियों के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, मेथड क्या है ज्ञात करने का ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए। पहला है आपका चक्रीकरण विधि। कौन सी चक्रीकरण विधि इसको बोलते हैं, साइक्लिजाइजेशन मेथड। ये भी आपको लॉन्ग में काफ़ी बार आया हुआ है। तो इस विधि में cis समायावी में C डोलन C के समान दिशा पर समान परमाणु ये समान समूह उपस्थित होने के कारण इनकी जो आंतरिक अभिक्रिया द्वारा मॉलिक्यूल का जो चक्रीकरण हो जाता है, परंतु C डबल C की विपरीत दिशा में समान फंक्शनल ग्रुप होने के कारण इनमें पारस्परिक क्रिया संभव नहीं होती है। समझ गए, जिसके इसमें अलग अलग अपोजिट होगा तो उसमें आपकी जो क्रिया है वो संभव नहीं होगी और मॉलिक्यूल का चक्रीकरण नहीं होता है। एग्जाम्पल लेंगे मैलिक एसिड। एग्जाम्पल है कि मैलिक एसिड को हम गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है, मैलिक एनहाइड्रेट प्राप्त होता है, परंतु फिनिक एसिड जो आपका होता है उसको हम क्या करते हैं, गर्म करने पर हमें एनहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे रिएक्शन में शो कर दिया है। रिएक्शन देखो HC यहाँ पे डबल बॉन्ड से कराई क्योंकि सिंगल पे आपका रोटेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे देना है। ठीक है, फिर इसको सेकंड आपकी द्विध्रुव आघूर्ण विधि। ये तो आपने काफ़ी फिजिक्स में ही पढ़ी होगी, द्विध्रुव वाली, यहाँ भी आप डिस्कस कर लेते हैं। देखो ध्यान से, डायपोल मूवमेंट मेथड। तो द्विध्रुव आघूर्ण के मान के द्वारा सिस ट्रांसफॉर्म में विभिन्न जो विभेदन है हम इसको कर सकते हैं। सिस फॉर्म का जो डायपोल मूवमेंट का मान कुछ ना कुछ अवश्य होता है, परंतु ट्रांसफॉर्म का जो आपका मान होगा द्विध्रुव आघूर्ण का वो 0 होता है। ठीक है, डीपी का मतलब आपका डायपोल मूवमेंट, ये डीएम लिखा है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, आप ये डीएम का डायपोल मूवमेंट द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, आगे समझते हैं। एग्जाम्पल देखो, यहाँ एग्जाम्पल में ले लिया। ठीक है, एग्जाम्पल देखो क्या, जैसे एग्जाम्पल 1,2 डाइक्लोरो एथिलीन के सिस फॉर्म के लिए डायपोल मूवमेंट का मान 1.85 डी होता है, जबकि ट्रांसफॉर्म के लिए 0 आता है। ठीक है, तो आपकी एग्जाम्पल इसका दे देना, म्यू का मान होता है, लेकिन आपको यहाँ पे ज़्यादा फिजिक्स नहीं लगानी, सिर्फ आपको हल्का सा एग्जाम्पल और आपको पास होना है। ठीक है, म्यू का मान 1.85 डी आ गया, म्यू का मान 0 आ गया। फिर थर्ड नंबर फिजिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड्स के द्वारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को ज्ञात किया सकता है। सामान्यतः देखा गया कि सिस फॉर्म के लिए जो क्वथनांक है वो विलेयता घनत्व ध्यान उसमें आदि का मान जो ट्रांसफॉर्म की तुलना में उच्च होता है सिस फॉर्म का। ठीक है, सिस फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें आपके दोनों साइड मॉलिक्यूल होते हैं AB, तो इधर भी A होगा इधर भी B होगा। ठीक है, ये चेंज नहीं होता, सेम रहता है। ठीक, इसके अतिरिक्त एक्सरे विश्लेषण, रमन स्पेक्ट्रा आदि विधियों का उपयोग करके सिस तथा ट्रांसफॉर्म को क्या करते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका ये E&Z सिस्टम। तो आपकी वीडियो भी, ठीक है, इसको मैं आपको करा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग वीडियो में आता है E&Z सिस्टम। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के विन्यास को सिस एंड ट्रांसफॉर्म के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं उन विन्यास को हम सिस और ट्रांसफॉर्म से शो करते हैं। जब तो समान परमाणु या समूह C के समान दिशा पर उपस्थित होते हैं तो ये सिस फॉर्म कहते हैं। ठीक है, जो परिभाषा मैंने आपको सिस फॉर्म की और ट्रांसफॉर्म की लिखाई थी ना, तो वही आपको यहाँ पे दे देनी है। तो यदि दोनों परमाणु समान सोच आपको विपरीत दिशा में होते हैं तो आप ट्रांसफॉर्म कहते हैं। अतः इस नामकरण के द्वारा केवल उन्हीं कारणों क्या होगा कि विन्यास को ज्ञात किया सकता है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2A2V2 होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको C3A3 कर दें फिर तो आपको चेंज हो जाएगा, सेम फॉर्मूला होना चाहिए। परंतु जब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के चारों अलग अलग परमाणु समूह जुड़े होते हैं जैसे C2ABCD, तो इनके विन्यास को सिस तथा जो आपके ट्रांसफॉर्म उसमें प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। अतः इनके विन्यास को प्रदर्शित करने के लिए एक नया सिस्टम उत्पन्न किया जाता है जिसे E&Z सिस्टम कहते हैं। समझ रहे हो? सॉरी, देखो जो फॉर्म आपकी सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म तो नहीं बनती, उसके लिए आपको E&Z सिस्टम का हम यूज करते हैं। तो क्या है, इस सिस्टम C111C से जुड़े परमाणु समूहों की वरीयता पर आधारित है तथा E&Z सिस्टम में कार्बनिक कंपाउंड में E शब्द जर्मन शब्द, ठीक है, एंटाइन से लिया गया, जिसका कारण होता है एक्रॉस या अपोजिट, तथा Z शब्द का मान होता है जूसमैन, जिस लिया गया जिसका अर्थ होता है आपका टुगेदर। जेड का मतलब होता है टुगेदर साथ साथ, और इन का मतलब होता है अपोजिट, मतलब अलग अलग।
ठीक, ये सिस्टम जो उन कार्बनिक यौगिकों के ज्यामितीय विन्यास का निर्धारण करने में प्रयुक्त होता है जिनका विन्यास से तरह ट्रांसफॉर्म स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। याद रखना, ये लॉन्ग फॉर्म में आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस प्रकार इन कंपाउंड्स के विन्यास को स्पष्ट करने के लिए ठीक काहन, इनगोल्ड एंड प्रियोग ने ध्यान रखना, कहन, इनगोल्ड एंड प्रीलोग ने EZ सिस्टम प्रस्तावित किया था। इस देखो ये जो नाम लिखे नहीं है आपके, जो नाम लिखे कहन, इनगोल्ड एंड प्रीलोग, इस नाम को आपको ब्लैक से लिखना है पेन में, ठीक है, ब्लैक से। EZ सिस्टम प्रतिबद्ध किया। इस सिस्टम के द्वारा हम ज्योमेट्रिकल विन्यास के निर्धारण निम्न पदों में कर सकते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन जुड़े परमाणु समूह अधिक वरीयता वाला परमाणु समूह याद करते हैं। ठीक, डबल बॉन्डेड कार्बन जो आपका अधिक वरीयता वाला होगा, जो अपने IUPAC में पढ़ा होगा, उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, नंबर 2 पढ़ना, डबल बॉन्डेड एटम की समान दिशा में सेम वरीयता वाले परमाणु समूह होते हैं तो इसे Z कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, और यदि ये वरीयता दिशा में स्थित होते हैं तो इसे E कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जैसे कि देखो, जैसे AA, ठीक है, BB, ये तो Z फॉर्मेशन हो गया, साथ साथ टुगेदर। AB अलग अलग है, BA तो आपका अलग हो गया। ठीक है, यह AB क्रमशः उच्च और निम्न वरीयता वाले परमाणु समूह को शो करते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट है कि C से जुड़े परमाणु या समूह में उस परमाणु या समूह को पहले वरीयता दी जाती है जिसका परमाणु क्रमांक उच्च होता है। जैसे कि यहाँ पे F का उच्च है तो हमने पहले इसको वरीयता दी थी, सॉरी Cl का पहले वरीयता इसको दे दी। यहाँ पे Cl का उच्च है तो हमने इसको पहले वरीयता दे दी। तो यहाँ पे देखो Br, IBr, IVr, ठीक है, और कुछ नहीं आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि निम्न में EZ संबंध होता है, तो आपको नहीं करना है। ठीक है, ये आपको नहीं करना है, बहुत कम पूछा जाता है, तो चाहो तो आप कर सकते हैं, मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको देखना होता है किसके वरीयता क्रम पहले, तो उस वरीयता क्रम से आपको फाइंड करना होता है। ठीक है, इसका आपको यूज़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फिर है कि साइन जो आपका सिन तथा एंटी को, ठीक है, सिस व ट्रांसफॉर्म रूप माना जाता है। एग्जाम्पल आपको एलेक्ट्रॉन में सिन तथा एंटी कॉन्फ़िगरेशन को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो सिन और एंटी फॉर्म क्या होती है, देखो यहाँ पे एंटी फॉर्म क्या, देखो RHC11NOH, ये आपकी सिन एंटी फॉर्म है, और जो इस साइड लगा होता है तो आपका सिन फॉर्म है। ओके, ठीक है, नीचे आपका है कि कैटोक्साइम भी ज्यामितीय सहायता प्रदर्शित करते हैं, परंतु इसमें कीटो ग्रुप 2 विभिन्न एल्किल समूह से जुड़ा होता है, और इस स्थिति में स्मॉल एल्किल समूह तथा N से जुड़ा समूह समान दिशा में होने पर सिन कॉन्फ़िगरेशन और विपरीत दिशा में होने पर एंटी कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, सेम फॉर्म है सिन एंटी। और आपका फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है एलिसाइलिक कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में कराऊंगा, जिसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना करते हैं, और बाकी वीडियो में आपको जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कर देना।